नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या वक्फ बिल के विरोध में अब पूरे देश में शाहीन बाग बनाने का प्लान चल रहा? क्या वक्फ बिल के विरोध में पहले धमकाने के बाद अब भड़काने का काम चल रहा, जिसकी तस्वीरें आज देश में अलग अलग जगहों पर देखने को मिली? वक्फ बिल के संसद में पास होने के बाद आज पहला जुमा था। जुमे के दिन एक तरफ सरकार की ओर से कड़ी सुरक्षा की तैयारी की गई, अलग अलग जगहों पर फ्लैग मार्च किया गया। दूसरी तरफ वक्फ बिल के विरोधियों ने भड़काऊ, उकसाऊ और मजहबी नारे सड़कों पर लगाए। कोलकाता, अहमदाबाद, मुंबई समेत कई शहरों में बिल के विरोधी सड़कों पर उतर आए। शाहीन बाग बनाने, कुर्बानी देने, जेल भरो आंदोलन करने समेत कई भड़काऊ बयानबाजी सड़कों पर की गई। वहीं बिल के समर्थन में उतरे मुस्लिम महिलाओं और मौलानाओं से आम मुसलमानों से सड़कों पर ना उतरने की भी कुछ मौलानाओं ने अपील की। वक्फ बिल पास होने के बाद यूपी सरकार फुल एक्शन मोड में है। सरकार ने अवैध वक्फ संपत्तियों को चिन्हित करने का आदेश दे दिया है। अब सवाल है, वक्फ बिल के पास होने के बाद मोदी योगी की पूरी तैयारी, क्या इसीलिए विरोधी बौखलाहट में है? आज इसी पर डिबेट, लेकिन सबसे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। हम खून बहाने के लिए तैयार हैं। दिल्ली को बंद जाम करने का इंशाअल्लाह इरादा रखते हैं। काली पट्टी जब तक नहीं उतरेगी, जब तक काला कानून नहीं हटेगा, जेल भरो आंदोलन करना पड़ेगा। तो मुसलमान का एक छोटा बच्चा भी जेल में आपको नजर आएगा, औरतें भी नजर आएगी जेल। हमारी जान देने को भी हम तैयार हैं। लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से न्याय की गुहार लगाएंगे। वक्फ संशोधन बिल दोनों सदनों से पास होने के बाद आज पहला जुमा है। बिल पास होने के बाद आज एक्शन और रिएक्शन दोनों देखने को मिला। एक तरफ बिल के समर्थन में मुसलमान खुश दिखे, तो दूसरी तरफ बिल के विरोध में मरने मिटने, कुर्बानी देने की बातें कहकर खुल्लम खुल्ला भड़काने और उकसाने का खेल भी शुरू हो गया। जुमे की नमाज पर अहमदाबाद में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया। बिल के विरोध में नारेबाजी की गई, बिल को वापस लेने की कस्में खाई गई। कोलकाता में भी ऐसा ही हाल नजर आया। वक्फ बिल के विरोधी सड़क पर संग्राम करते नजर आए, तो मुंबई में फिर से काली पट्टी बांधकर बिल का विरोध किया गया। जुमे की नमाज पर भीड़ होना स्वाभाविक है, लेकिन बिल के विरोधी कट्टर गैंग ने इस मौके पर जमकर मुसलमानों को उकसाने का काम किया। अहमदाबाद में मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई, तो कोलकाता में मजहबी नारेबाजी हुई। मंच से ऐलान किया गया कि दिल्ली तक जाम कर देंगे। तो मुंबई से बिल के खिलाफ जेल भरो आंदोलन में बच्चे से लेकर मुस्लिम महिलाओं को भी शामिल करने की बात कही गई। किरणों ने अफसूने शबे गम तोड़ दिया। अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे। सोचा है ज़मीर, अब कुछ भी हो हर हाल में अपना हक लेंगे। इज्जत से जिए तो जी लेंगे, या जामे शहादत पी लेंगे। ये लोग ऐसे नहीं सुनते, इनके चमड़े बहुत मोटे हैं। इनको सुनाने का तरीका वो इख्तियार करना पड़ेगा, जो तरीका किसानों ने इख्तियार किया था। उन्होंने कुर्बानी दी है, इनको कुर्बानी लेने की आदत है। इनको खून देखना चाहते हैं। ये हम खून बहाने के लिए तैयार हैं, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, मगर हम इस कानून को हरगिज नहीं मानेंगे। इंशाअल्लाह हम इसको हरगिज नहीं मानेंगे और इसको वापस करा कर दम लेंगे। पूरे कलकत्ता को नहीं, अब दिल्ली को बंद जाम करने का इंशाअल्लाह इरादा रखते हैं, लेकिन इस कानून को वापस करा कर दम लेंगे। और काली पट्टी जब तक नहीं उतरेगी, जब तक काला कानून नहीं हटेगा, हम इसके लिए धरना करना पड़ेगा, मोर्चा करना पड़ेगा, जेल भरो आंदोलन करना पड़ेगा। हम शांति से करेंगे, बाकी जब तक ये बिल वापिस नहीं हटेगा, हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। हम लड़ाई पूरी लड़ेंगे। जो करने का, धरना बिरना जो करने का हम करेंगे। यहाँ तक हमारी जान देने को भी हम तैयार हैं। इस चीज को हम जिंदगी भर लाने नहीं देंगे। कभी जिंदगी में जो चलता आ रहा है वैसा ही चलेगा। इस बिल का हम पुरजोर से विरोध कर रहे हैं, और इतना विरोध कि इसके लिए जेल भरो आंदोलन करना पड़ेगा। तो मुसलमान का एक छोटा बच्चा भी जेल में आपको नजर आएगा, औरतें भी नजर आएगी जेल में। आज हमारे लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, हम भी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, और दूसरे बहुत से रास्ते हैं। राष्ट्रपति बचे हुए हैं, बहुत से रास्ते। देखिए, हम हमारे संविधान के मुताबिक जो होगा, जो बनेगा, हम करेंगे। अब सवाल है, क्या इस तरह की धमकी या खुली चेतावनी मुस्लिम संगठन के ये लोग किसके इशारे पर दे रहे हैं? संसद से हारने पर क्या आम मुसलमानों को सड़क पर उतारने का खेल किसके इशारे पर चल रहा है? संभल में तो वक्फ बिल के विरोधियों ने समर्थन करने पर एक मुस्लिम पर धारदार हथियार और लाठी डंडों से हमला कर दिया। सवाल है,
बिल के विरोधी मुस्लिम सड़क पर संग्राम कर रहे तो सियासतदान बिल को असंवैधानिक बताकर सुप्रीम कोर्ट जाने की भी बात कर रहे हैं। लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है, लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से न्याय की गुहार लगाएंगे। असल लड़ाई वहां पर होनी है, सड़क पर लड़ाई नहीं। सड़क की लड़ाई के अलग मायने होते हैं, असल लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सीधे संविधान पर चोट है। आज मुसलमान को टारगेट किया गया है, कल दूसरे नहीं बचेंगे। कांग्रेस की सरकार आएगी तो क्या इस बिल को वापस लिया जाएगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये संविधान की लड़ाई है, ये लड़ाई मुसलमान की नहीं है, ये संविधान की लड़ाई है। पोजीशन वाले भी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट और हो सकता है वहां से इंसाफ मिले और ये बिल वहां से रिजेक्ट हो जाए। अब संवैधानिक बिल तो है ही है, क्योंकि इस बोर्ड वक्फ बोर्ड का जो हमें धार्मिक आजादी हमें संविधान ने दी है, अपनी संस्थाओं को चलाने की आजादी दी है, वो इस बिल के माध्यम से खत्म की जा रही है। एक तरफ मुसलमानों को भड़काने का काम हो रहा तो दूसरी तरफ मुसलमान बिल का पूरा समर्थन भी कर रहे। तमाम मौलाना अपील कर रहे कि बिल से आम मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं होने वाला। मौलाना अपील कर रहे कि बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरने की कोई जरूरत नहीं। इसमें आवाम का कोई नुकसान नहीं है। नुकसान सिर्फ किसका है? जो वक्फ जायदाद और भूमाफिया जो कब्जा किए हुए हैं उनका नुकसान है, और नुकसान है उन लोगों का, गुंडों का, हिस्ट्री शीटरों का नुकसान है जो वक्फ जायदाद और प्लॉटिंग करते हैं और बड़े बड़े मॉल बनाकर उससे अपना कारोबार चलाते हैं। या फिर उन सफेद पोशों का नुकसान है जो उसके मुतवल्ली बने हुए हैं वक्फ बोर्ड से सांठगांठ करके, और उसके सज्जादे बने हुए हैं। आम मुसलमानों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि वक्फ संशोधन बिल से किसी को कोई खतरा नहीं है। हमारी तमाम मस्जिदें, मदरसे, खानकाहें, ईदगाहें, कब्रिस्तान, इन तमाम मजहबी मकामात को किसी तरीके से कोई खतरा लाहिक नहीं है। और मैं तमाम मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर के रोडों पर उतरने की कोई जरूरत नहीं है। ये बिल आम गरीब मुसलमानों के हितों के लिए, उनकी फलाह बहबूद और उनके कल्याण के लिए साबित होगा। मौलाना ही नहीं, मुस्लिम महिलाओं ने भी बिल का स्वागत किया है। विरोध करने वाले विपक्ष पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। वक्फ की जमीनों पर संशोधन होना बहुत जरूरी था। आम मुसलमानों के हित में बिल को देखकर विपक्ष की सियासी दुकान का गणित बिगड़ चुका है। विपक्ष बौखलाया है। विपक्ष बीजेपी को दंगा कराने वाला हिंदू बता रहा तो कोई देश में हिंदू पाकिस्तान बनाने की बात कर रहा। आप फसाद कराने के लिए कागज मांग रहे हैं। आप फसाद कराने वाले हिंदू हैं, हम सौहार्द फैलाने वाले हिंदू हैं। ये बुनियादी फर्क है, ये बुनियादी फर्क है आप में। आपका भाषण, ये आपके सब देखकर मुझे लगा आप हिंदू पाकिस्तान बनाने जा रहे हो। चिंता मत करिए, मैं हिंदुत्व भी पढ़ाऊं और सब कुछ पढ़ाऊं, और आप अभी नए मुल्ला बन गए हो हिंदुत्व के। आप हमें मत सिखाइए, हमारा जन्म हिंदुत्व के काम के लिए हुआ है। इस बीच वक्फ संशोधन बिल संसद से पास होते ही योगी सरकार फुल एक्शन मोड में आ गई। योगी सरकार अब अवैध तरीके से घोषित वक्फ संपत्तियों को जब्त करने की तैयारी में है। सरकार ने जिलों के डीएम को अभियान चलाकर इन संपत्तियों को चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। यूपी राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में सिर्फ 2963 वक्फ संपत्तियां ही दर्ज हैं। यूपी में सुन्नी वक्फ बोर्ड की 1,24,355 और शिया वक्फ बोर्ड की 7,785 संपत्तियां हैं। लेकिन सरकार के राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में सुन्नी वक्फ बोर्ड की 2,533 और शिया वक्फ की 430 संपत्तियां ही दर्ज हैं। आरोप है कि सरकारी जमीनों को अवैध तरीके से वक्फ घोषित किया गया। अब सरकार अवैध रूप से वक्फ घोषित की गई इन संपत्तियों पर कार्रवाई करेगी। अब सवाल है, वक्फ बिल संसद से पास वक्फ की मनमानी के पर कतरने वाले हैं तो बौखलाहट में विरोध के नाम पर कुर्बानी देने की बात क्यों की जा रही है? सवाल यह भी है कि क्या कट्टरपंथी जमात वक्फ के नाम पर फिर से भ्रम फैलाकर देश का माहौल बिगाड़ना चाहता है? सवाल यह भी कि देश का मुसलमान भड़काऊ गैंग के भड़काने में आएगा या फिर उन मुसलमानों का साथ देगा जो बिल को सही बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो चलिए आपने ये रिपोर्ट देखी। आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता एहसान अब्बासी हैं जो कि पसमानदा मुस्लिम समाज से स्टूडियो में मौजूद हैं।
तारिक खान समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, हाफिज नूर अहमद अजहरी है इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर, जगदीश शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता और बिलाल खान है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज शुरुआत अजहरी साहब मैं आपसे करता हूं, क्योंकि मुस्लिम समाज का एक तबका सड़क पर है। लोकतंत्र में कानून बन भी जाए तो विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन खून बहाने के लिए तैयार है, कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, बच्चे औरत बच्चों को भी जेल में भेज देंगे। ये कौन सा प्रदर्शन है भाई? जो लोग खून बहाने की बात कर रहे हैं वो लोग गलत बात कर रहे हैं, लेकिन ये सही है कि ताकत और सत्ता और बहुमत का दुरुपयोग करके जिस तरह से ये जो वक्फ कानून पास कराया गया है, वक्फ बिल पास कराया गया है दोनों सदनों में, इसके खिलाफ जो मुस्लिम जिम्मेदारान हैं, जो सियासी पार्टियां मुसलमानों के वोट बटोरती हैं, देखिए 2-3 पार्टियों की तो कलई खुल गई है। चाहे वो नीतीश हो, उन्हें तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें दफन कर दिया है। नुकसान क्या है? नायडू सुनो ना, मेरी बात सुनो, पहले मेरी सुनो। अब्बासी साहब शुरुआत में। अरे मेरी सुनो यार, आप जैसे मीर जाफरों से बात नहीं कर रहा हूं मैं। यजीद के औलाद है आप? दो ना आप। यजीद के औलाद है आप? मुझे आप करने दो बात ना। यजीद के औलाद है क्या आप यजीद की औलाद है क्या? आप इसकी जनरल डायर की औलाद है क्या आप? जनरल डायर की औलाद हो? यजीद की औलाद है? यजीद, मैं तो हिंदुस्तानी मुस्लिम हूँ, मैं तो हिंदुस्तानी मुस्लिम हूँ। आप हो यजीद की औलाद, मैं तो हिंदुस्तानी मुस्लिम हूँ। दाढ़ी टोपी लगाने से मुसलमान नहीं बन सकता, दाढ़ी टोपी लगाने से मुसलमान नहीं हो सकता। एक मिनट प्लीज, यजीद का औलाद है क्या? सबकी आवाज डाउन, सबकी आवाज डाउन करिए पीसीआर। ये क्या तरीका है? सड़क है क्या? चौक चौराहे पर बैठे हैं क्या आप दोनों लोग? नहीं समझ में आता है कि नेशनल टेलीविजन पर किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए? थोड़ा सा आप लोगों को नहीं, एक तो अब्बासी साहब शुरुआती रिमार्क था, आपको अजहरी जी के बीच में नहीं आना चाहिए था, और अजहरी जी अगर बीच में आ ही गए तो आपको सही शब्दों के साथ अपनी बात रखनी चाहिए थी। तो भाई ये सड़क चौक चौराहे की डिबेट नहीं है, हिंदुस्तान के सबसे पुराने और सबसे बड़े नेटवर्क पर आप बैठे हुए हैं, तो उसका सम्मान करना सीखिए, और नहीं सम्मान कर सकते हैं तो जुबान पर खामोश रखिए ताला लगाकर। चलिए, नहीं अजहरी जी, आप अभी कह रहे थे कि खून वाली बात, कुर्बानी वाली बात गलत है। आपको अब्बासी साहब की बात इतनी चुभ गई क्योंकि ये वक्फ कानून के समर्थन में हो गए, तो ये आपको गद्दार लगने लगे। वक्फ कानून के जो भी समर्थन में जो अपने आप को मुसलमान कराने वाले हैं, ये सेक्युलर पार्टी के लोग हैं जो मुसलमानों के वोट लेते हुए हैं, और वो आज वक्फ कानून के साथ में खड़े हैं, उन सबकी राजनीतिक अर्थियां उठेंगी। नहीं, तो ये ठेकेदारी आपकी है क्या अजहरी जी? ये ठेकेदारी आपने ले रखी है इस देश के सारे मुसलमानों की? ठेकेदारी हमारी, हम ही ठेकेदार है। नहीं, क्यों ठेकेदार है आप सारे मुसलमानों के भाई? यहाँ क्यों होते? नहीं, आप सारे मुसलमानों के ठेकेदार कैसे हो गए? सामने क्यों होते बताओ? आप सारे मुसलमानों के ठेकेदार अजहरी जी कैसे हो गए? इसीलिए आप नहीं, आप अब्बास के भी ठेकेदार हो गए, आप तारिक खान के भी ठेकेदार हो गए। इस पैनल पर ये 2 मुस्लिम हैं, आप इन दोनों की ठेकेदारी आपने ले ली, अपने मन से ठेकेदारी ले ली। तारिक भाई अपनी बात नहीं कर सकते हैं, अब्बास जी अपनी बात नहीं कर सकते हैं। नहीं भाई रुक जाइए, ये सारी ठेकेदारी आप लोगों के पास नहीं है, ये समझिए। इस देश का हर मुसलमान अपनी बात रख सकता है और कर सकता है। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। नहीं ठीक है, रुक जाइए, हो गया। अब मैं समझ में, मैं जानबूझकर आपके पास सबसे पहले आता अजहरी जी कि चल क्या रहा है पीछे से। फिर आपने जनरल डायर की और तो कहते रहिए, अरे कहते रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये कहते रहिए। कौन सड़क पर भड़काऊ नारेबाजी कर रहा है, वो किसकी औलाद है, वो जनता तय कर रही है। ये आपकी सड़क छाप भाषा, आपको मुबारक हो अजहरी जी, ये सड़क छाप भाषा आपको मुबारक हो। अब चलिए रुक जाइए। अब जगदीश जी आपके पास आता हूं, और इसलिए आपके पास आ रहा हूं, तारिक भाई आऊंगा, इसलिए आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आपके पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से एक सोशल मीडिया पोस्ट किया गया है, और पोस्ट क्या किया गया है? वसूलना पड़ता है अधिकार, छीने हुए अधिकार। कौन सा अधिकार छीन गया और कैसे वसूलेंगे, इसीलिए भड़का रहे हैं क्या, जिस तरीके से अजहरी जी यहां पर कह रहे हैं और जो सड़क पर नारे लग रहे हैं? देखिए राकेश पांडे भाई, अगर आप संविधान को मानते हैं, मैं समझता हूं मानते हैं, आप तो संविधान की चर्चा करते हैं भाई। संविधान में लड़ाई लड़ने का, रोड पर आने का सबका अधिकार है। मुसलमान भाई भी आ गए हैं, आप 4 मुसलमान बीजेपी के समर्थन में बैठाकर सब मुसलमान पर कब्जा नहीं कर सकते हैं। मैं देख रहा हूं आपके चैनल के सभी चैनल दिखा रहे हैं, पूरे देश में मुसलमान भाइयों को रोड पर आने पड़ा अपने अधिकार के लिए, और वो तो कह रहे हैं भाई हम जेल भी जाएंगे, हम जब देश आजाद करेंगे तो हम भी जेल गए थे, जेल जाना कोई जुर्म थोड़ी है, वो कोई गोली फांसी चलाने की तो बात कर नहीं रहे हैं। इसी तरह जब किसान बैठे थे, किसानों का अधिकार
चिन्ह तो आपने नकली किसान बता दिए। किसानों के पीछे जाकर मत छिपिए, 500 आदमी मर गए। जगदीश जी, किसानों के पीछे जाकर मत छिपिए, जेल भरो आंदोलन चलाइए, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं यहां पर बैठकर, लेकिन बच्चों को जेल में भर देंगे, ये कौन सी बात है भाई? जैसे शाहीन बाग में बच्चों को आगे करके नारेबाजी की गई थी, वही मॉडल अपना रहे हैं। बच्चों को जेल में क्यों भेजेंगे? खुद जाइए ना जिसको जेल में जाना है, और जेल भरो आंदोलन चलिए, लेकिन बच्चों को भेज देंगे जेल में। राकेश पांडे जी सबसे, अरे भाई जब माँ बाप बाहर जेल चले आए तो बच्चे क्या करें? चले जाएंगे माँ बाप के साथ, फांसी आ गई। सरकार को क्या तकलीफ है? बुनबुना तो सरकार रही है, बुनबुना मीडिया रही है। अरे ठीक है, आपके विपक्ष को आपत्ति, अरे हमें कोई आपत्ति नहीं, ठीक है, आपको बधाई। आपने बीजेपी से ज्यादा मेहनत करी है ये कानून लाने के लिए, तो आपको बधाई देता हूँ। आप तो संविधान के रचयिता है भाई, आप तो संविधान के हिसाब से चलते हैं। आप तो बीजेपी को, मोदी को आपको इनाम देना चाहिए कोई ना कोई, आपको राष्ट्रीय प्रवक्ता कोई अध्यक्ष बना देना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ, अपील करता हूँ मोदी जी से, ऐसे लोगों को जरूर आगे लेना चाहिए जो देश को इस तरह पे ले जाएं। ठीक, नहीं मैं समझ रहा हूं आपका फ्रस्ट्रेशन, मैं समझ रहा हूं। शिवम त्यागी, रुक जाइए शिवम। सोशल मीडिया पर पोस्ट कांग्रेस पार्टी का कि छीना हुआ अधिकार वसूलना पड़ता है, वसूलेंगे कैसे, ये सवाल पूछ दिया तो आप देखिए जगदीश जी को बेचैनी कितनी हो गई। राकेश जी, मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं कि छीने हुए अधिकार भीख में नहीं मिलते, अधिकार वसूल करना होता है, ये लिखा है कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि हम एक लोकतांत्रिक देश में हैं जहां पर सबके अधिकारों की रक्षा करने का काम बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान ने किया है। संविधान के तहत, कानून के तहत देश में जो लोकतंत्र है उसके तहत एक बिल हुआ, वो बिल प्रपोज हुआ, पहले उस पर राय ली गई, 1 करोड़ से ज्यादा उस पर सजेशंस लिए गए, उसको जेपीसी में भेजा गया, पूर्ण बहुमत से जेपीसी में स्वीकार हुआ, लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ। लेकिन इस देश में कुछ शरारत अली हैं, जिसको कल सुधांशु जी ने भी राज्यसभा में कहा, उन शरारत अली को समझने की जरूरत है। किसको डराना चाहते हो, डरा नहीं पाओगे। और दूसरी बात, हम हैं उन लोगों के साथ जो शराफत अली हैं। बहुत सीधी बात है, इस देश में कानून से, संविधान से ये देश चलेगा। इस तरीके से आप चाहते हो कि मॉब एक देश को चलाए, सड़कों पर आकर देश चलाना चाहते हो, इस तरीके से चीजें करना चाहते हो, लोगों में दंगा भड़काना चाहते हो, पॉलिटिकल पार्टीज दंगा भड़काना चाहते हैं। अभी मैं देख रहा था बंगाल में भी जो है काफी इस तरह की चीजें हो रही हैं। जाहिर है कानून व्यवस्था के नाम पर जहां पर कुछ है नहीं, स्थितियां खराब है, रामनवमी मैनेज कर नहीं पाते, चीजें मैनेज कर नहीं पाते। और इसी दौरान पिछले दिनों हुआ था किस तरीके से ट्रेन में एक आग लगाई गई थी। सुन लीजिए, इस देश में हमेशा से कानून ऐसे ही बनते आए हैं, ऐसे ही बनते आएंगे। हर किसी को अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, लेकिन शांति से सीमित दायरे में रहकर प्रोटेस्ट करना है। अगर आप जनता को, पब्लिक को आमतौर पर परेशान करते हो, दिक्कतें पैदा करते हो, तो सरकार सख्ती से पेश आएगी। और ये डराने धमकाने की टेक्निक्स जो हैं अब बहुत पुरानी हो गई है, बहुत कुछ हो चुका है। इस तरीके से हर कोई डर नहीं सकता है। ठीक है, बता दीजिए ना मुझे, इतने सारे जो मौलाना यहाँ पर बैठकर विरोध करने में लगे हुए हैं, ये कांग्रेस वाले विरोध करने में लगे हुए हैं। सीएए में कितने की नागरिकता गई भाई? रोजाना पानी पिलाते थे जाकर शाहीन बाग में, सीएए में कितनों की नागरिकता गई? रोज पानी पिलाया, रोज बिरयानी खिलाई आपने वहां जाके, कितनी नागरिकता गई बताइए? प्रोपेगेंडा, झूठ, ड्रामा, ये सब रोजाना। नहीं एक नहीं, आप 10 सेकंड ले लीजिए जगदीश जी, 10 सेकंड ले लीजिए। ठीक है, ये बताइए कितनी नागरिकता? ठीक है 10 सेकंड ले लीजिए। राकेश पांडे भाई राकेश पांडे भाई, अभी शिवा भाई ने कहा कि देश कानून और संविधान से चलेगा। बस मैं तो इतना कहूंगा, बता दो कब चलेगा? देश जाना चाहता है संविधान से और कानून से, कब चलेगा? ये तो लट से चला रहे हो आप, जबरदस्ती चला रहे हो, ईडीसी से चला रहे हो, जबरदस्ती कानून पास करके चला रहे हो। संविधान और कानून से कब चलेगा जब बताइए? परसों लोकसभा सुबह 5 बजे तक चली है, ये देश ही तो चल रहा है। जबरदस्ती चला रहे हो, बहुमत का फायदा उठा रहे हो, बहुमत का फायदा उठा रहे हो। ये संविधान और कानून से देश कब चलेगा? देश जाना चाहता है शिवम भाई, ये संविधान और कानून से कब चलेगा? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है आप लोगों की बोरियत का जरूर बन गए हैं। ठीक है, रुक जाइए जबरदस्ती मत। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है रुक जाइए। हो गया। अब्बासी भाई 1 मिनट और दे दीजिए तारिक भाई। अब्बासी भाई, ये कहा जा रहा है कि जो समर्थन कर रहे हैं वो मुसलमान नहीं है, आप मुसलमान नहीं हुए। अजमेर दरगाह के सैयद नसरुद्दीन चिश्ती वो मुसलमान नहीं हुए। मौलाना जो समर्थन कर रहे हैं, चाहे बरेलवी हो या चाहे दूसरे हों, वो मुसलमान नहीं हुए। तो ये तो सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है, कौन मुसलमान नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो यतीमों का हक नहीं खाते, जो बेवाओं को, यतीमों का पैसा नहीं खाते, वो मुसलमान नहीं है। जो खाते हैं वो मुसलमान है, ये स्पष्ट हो गया है। आपने देखा भी होगा सदन में कोई भी इनका नेता
चाहे ओबीसी हो चाहे और भी किसी सांसद हो, वो ये नहीं बता पाए कि सरकार कौन सी इनकी मस्जिद छीनने वाली है, कौन सा मदरसा छीनने वाले हैं। जो प्रोपेगेंडा चाहे था कि तुम्हारी मस्जिदें छिन जाएंगी, कब्रिस्तान छिन जाएंगे, एक भी सदन में ना बता पाया और ना ही राज्यसभा में बता पाएगा। अब क्या करें, हम करबला बनाएंगे। करबला के मायने पता है क्या है पांडे जी? आपको पता होगा करबला के माने क्या है? नहीं, मैं बता देता हूँ। करबला के माने ये है कि हमारे हुजूर के नवासियों ने जंग की थी, और जंग ऐसी हुई थी, दुनिया में जंग कभी नहीं हुई, घोड़े तक खून का पानी आ गया था, वो जंग हुई थी। तो क्या हिंदुस्तान में ये कब्जा करना चाहते हैं? क्या हिंदुस्तान में सही बाग देखा होगा आपने? कितने टाइम बाद इन्होंने जाम कर रखा था, तो पूरे हिंदुस्तान को विरोध करना चाहते हैं। अभी इन्होंने कहा था, अभी एक मिनट ऐसे कहूंगा कि हमने आजादी दिलाई है, तो पाकिस्तान क्यों मांगा था? आजादी दिलाई हिंदुस्तान के मुसलमानों ने, तो पाकिस्तान को मांगा था। ये सारी बातें होंगी ना, आज तो सारी बात उधर ना जाइए, उधर ना जाइए, उधर ना जाइए। तारिक खान अब रुक जाइए ना, कभी अरे रुकिए, यतीमों का हक मानने वाले, पर्सनल बोर्ड यतीमों का हक मानने वाले, ठीक है, ठीक है, जो संसद जो ठीक है। अब्बासी भाई रुक जाइए, रुकिए रुकिए, दो मेहमान अभी वेट कर रहे हैं। अब तारिक खान आपसे सवाल है, आपकी पार्टी के एक पूर्व सांसद ने कहा धार्मिक आजादी का अधिकार छीना जा रहा है, तो भाई ये धार्मिक आजादी का अधिकार छीन रहा है या कब्जे वाला अधिकार छीन रहा है? दरबारी बैठा है। नहीं, देखिए, जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 24 और 25 वो एनेबल करता है कि इस तरीके की चीजों को स्वयं मैनेज किया जाए, लेकिन मुझे लगता है हवा में बात नहीं होनी चाहिए। अगर कहा जा रहा है कि जमीनें छीन ली जाएंगी तो उसका सबूत देना चाहिए। अब इसका सेक्शन 3B1 इस नए कानून का सेक्शन 3B1 3B2 3B का 2 का C पॉइंट, सेक्शन 3B1 3B2 का C पॉइंट और सेक्शन 3C का 1 2 3 4। ठीक है, मैंने सारे सेक्शन बता दिए। अरे उसमें क्या है बताते चलिए, दर्शक थोड़े नहीं लेकर कॉपी बैठा हुआ। नहीं, इतना समय भी दीजिए आप। नहीं दे रहा हूं भाई, कहां बीच में आया? ठीक है 3B1 क्या कह रहा है कि सारी प्रॉपर्टी ऑनलाइन पंजीकृत होनी चाहिए। 3B2C क्या कह रहा है कि कागज होने चाहिए। आपने वक्फ बाय यूजर खत्म कर दिया है, कागज होने चाहिए और ऑनलाइन रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अब 3C 1 2 3 4 क्या कह रहा है कि जो प्रॉपर्टी सरकार से डिस्प्यूट में है वो रजिस्टर नहीं की जाएंगी। सिर्फ उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे रहा हूं, 1,32,000 वक्फ की प्रॉपर्टियां हैं शिया सुन्नी मिलाकर, जिसमें से लगभग 50,000 का सरकार के साथ डिस्प्यूट है। अब वो 50,000 प्रॉपर्टी नहीं रजिस्टर की जाएंगी, उसका मुकदमा चलेगा। कौन लड़ेगा पता है? डीएम। और जमीन किसकी है? डीएम की ही। तो डीएम मतलब सरकार, डीएम अपनी ही जमीन के खिलाफ मुकदमा लड़ेगा तो कभी अपने खिलाफ फैसला नहीं देगा। इसका मतलब ये है कि जिन जिन जमीनों पे डिस्प्यूट है जिसका मुकदमा कोर्ट में चलना चाहिए, हाई कोर्ट में चलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में चलना चाहिए, वहां जाने का अधिकार खत्म कर दिया आपने। 6 महीने में जो रजिस्टर नहीं होगा उसको। अब एक सवाल है यहां से, अब्बासी भाई आऊंगा। एक सवाल है शिवम भाई, कागज मांगेंगे तो फसाद होगा सड़क पर। तारिक खान की इस बात का एक लाइन का सवाल है ये। देखिए, पहली चीज मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि रेट्रोस्पेक्टिव बिल नहीं है, प्रोस्पेक्टिव है, जाहिर है, तो आने वाले समय में इन सब सारी चीजों पर सवाल उठेगा। इसके अलावा अगर मैं खासतौर पर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो जाहिर है उत्तर प्रदेश ने कहा है कि 1952 के बाद के सारे खसरा खतौनी जितने भी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं निकाल लीजिए। जमीन कैसी चीज है? जमीन कोई लॉलीपॉप है? 5 रुपए का लॉलीपॉप दे दिया हमारे जो तारिक खान है, इन्होंने किसी को वो वक्फ कर दिया, इनके पास उसका कागज नहीं है, पेपर नहीं है, कुछ नहीं है। ये किसको बेवकूफ बना रहे हो भाई? हाँ, अगर मैं किसी को जमीन दूंगा, मेरे पास उसके कागज नहीं है, सुनिए, वक्फ जो है अल्लाह का काम है, अल्लाह के नाम पर दान देने का काम है, देना चाहिए, लेकिन दान अपना ही दे सकते हो भाई, पड़ोसी का नहीं, सरकार का नहीं। शिवम त्यागी का घर है, शिवम त्यागी का प्लॉट है, आकर वक्फ ने वहां पर झंडा गाड़ दिया कि जी मैंने इसको वक्फ कर दिया। कोर्ट कह रहे पेपर दिखा दो, कह रहे नहीं नहीं पेपर नहीं है, आपने पेपर मांगने की हिमाकत कैसे कर दी हमसे? अरे गजब बात है भाई, दान अपना दे सकते हो, अल्लाह के नाम पे दो। शिवम त्यागी को भी अगर दान देना अपने नाम पर देना। बोले तारिक भाई, कागज मांगेंगे तो फसाद होगा क्या? कहां जाएगा? कोर्ट जाएगा ना भाई, तो कोर्ट जाइए। इस दुनिया में हर, इस देश में हर आदमी को जब सिविल कोर्ट का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है। शिवम रुकिए, शिवम रुकिए, हर केस में शिवम रुकिए, 1 मिनट दीजिए, बिलाल आपके पास भी आ रहा हूं। तारिक खान 30 सेकंड, कागज मांगेंगे फसाद होगा? नहीं, कोई फसाद नहीं है। मैं बीच में नहीं बोला। एक तरफ ये भी कहते हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, उसके बाद कह भी रहे हैं नहीं भी है, इसका मतलब है ये कहना चाहिए अब शुरू होगा, उसके बाद कह भी रहे हैं कि आओ पंजीकरण करो। लोकसभा में सरकार खुद कह चुकी कि 99% वक्फ की प्रॉपर्टी का हम पंजीकरण कर चुके हैं। अब क्यों 6 महीने में? उसके बाद
आपने कोर्ट जाने की बाध्यता को खत्म कर दिया, आप नहीं जा सकते कोर्ट। अब ये फंडामेंटल राइट का ब्रीच नहीं हो रहा है। पुराने वाले कानून में आप तो कह रहे थे कि धारा 40 जो है उसकी वो नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूं, तारिक भाई 1 मिनट दीजिए, फिर आपके पास आ रहा हूं। बिलाल खान नहीं बोले हैं। बिलाल खान, कुल मिला जुलाकर यही लग रहा है कि भाई कागज नहीं दिखाएंगे, जो हमारी है उस पर सवाल ना उठाओ, जो मनाया जहां रुमाल रख देंगे इसका अधिकार छीन क्यों रहे हो, और अगर छीन लिया तो सड़क पर उतर जाएंगे, ऐसी भड़काऊ नारेबाजी करेंगे। राकेश भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूं, हम ही को कातिल कहे कि दुनिया और हमारा ही कत्लेआम होगा, और कुएं से पानी भी हम भरेंगे और पानी ही हम पे हराम होगा। खुदा ना खास्ता अगर ऐसी चीजें आ जाएंगी, अगर ये हो जाता है तो कोई भी इस देश के अंदर ना अब्दुल कलाम बनेगा ना वीर अब्दुल हमीद बनेगा। क्यों भाई? जिस तरीके से आज इन लोगों ने सिचुएशन बना दी ना देश के अंदर, क्यों नहीं बनेगा? अब सुन लीजिए बात सुन लीजिए। मतलब आप अपनी पॉलिटिक्स के लिए कलाम को बीच में लेकर आ जाएंगे? सर थोड़ी सी तो शर्म हया रखिए, भारत के संविधान की धज्जियां दयाल भाई, थोड़ी सी शर्म हया रखिए अपनी ये चीप पॉलिटिक्स के लिए। लेकिन इन लोगों, पांडे जी बोलने दीजिए ना, कम से कम इस देश के नायकों को मत घसीटिए भाई, सब करिए, बोलिए अपनी बात पूरी करिए। हम लोग कोई दूसरे भारत दूसरी दुनिया से नहीं आए, उन्हीं की किसने कहा दूसरी दुनिया से? सिर पर सजा कर रखते हैं कलाम को, कौन कहा दूसरी दुनिया से है? बिलाल खान, भारत से आए हम लोग, इसी भारत के लिए कुर्बानियां दी हैं अब्दुल हमीद साहब ने। हाँ तो उन्हें सिर पर सजा कर रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, हमारे नायक हैं वो, लेकिन अपनी चीप पॉलिटिक्स के लिए उनका नाम मत घसीटिए बीच में। क्यों ना पलटे, क्यों ना करें, क्योंकि ये उस वक्त से जुड़ी हुई चीजें आज की नहीं है। आप क्या लिख कर गए थे क्या? नहीं लिख कर गए थे, लिख कर गए थे। सर बताइए आप मुझे, कब संशोधन हुआ, कब बात कर रहे हैं आप लोग? अच्छा, कब आया, कब सबसे पहले कब आया? जो गांधी जी के साथ चले, जिन्होंने दांडी मार्च में साथ चला, जिन्होंने पूरी को मरम्मत की। नहीं अब्बासी भाई, बिलाल खान 1 सेकंड, मुझे इस बात से बहुत ऑब्जेक्शन है भाई, ये अपनी चीप पॉलिटिक्स के लिए, नहीं चीप पॉलिटिक्स के लिए अब्बासी भाई हमीद को भी घसीट लाए, ये कलाम जी को घसीट कर ला रहे हैं जो इस देश के नायक हैं। सर थोड़ी सी तो अब्बासी भाई कम से कम इन लोगों को डिफरेंस रखनी चाहिए। ये तालिबानी सोच के लोग हैं, इन्हें कोई वैज्ञानिक नहीं बनना, इन्हें डॉक्टर नहीं बनना, इन्होंने तालिबान की सोच है, तालिबान बनाना है इनको, केवल इनका यही मनसा है। ये बताओ, बफ की जमीन को बेच सकता है कोई? मुतवल्ली बेच सकता है? कितनी जमीनें बेच गई हैं? मैं तो मोदी जी से कहना चाहता हूं कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज की कमेटी बनाई जाए और 70 वर्षों में जिन लोगों ने लूट मचाई है उनकी जांच होकर जेल भेजा जाए, उनको, उन मुसलमानों को जेल भेजा जाए जिन्होंने बफ की जमीन को लूटा है, यतीमों की, बेवाओं की हक को मारा है। ऐसी कमेटी बनाकर इस हिंदुस्तान के जो बफ के चेयरमैन बने हैं उन चेयरमैनों की जांच की जाए और जेल भेजा जाए। ये तालिबान सोच के लोग बैठ गए, ये कह रहे हैं कि हम। अरे यानी जी एक आप तो फ्री की एडवाइस दे रहा हूं सर, ये बार जो गद्दारी की परिभाषा दे रहे हैं, तो सर आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं बार, तो समझा करिए, मत एक्सपोज करिए ऐसे। शिवम कुछ कहना चाह रहे थे, फिर तारिक भाई आपके पास आ रहा हूं, रुक जाइए, मत एक्सपोज करिए भाई, आपके फायदे की बात कर रहा हूं हजारी जी। सबसे पहले आपसे मैंने सवाल पूछा, लेकिन आप जवाब देने की बजाय आप भड़काऊ बातों पर आ गए, टैगिंग देने पर आ गए। शिवम, देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूं, सबसे पहले तो कि मैं किसी के बीच में नहीं बोला। दूसरी बात ये कि चाहे वो वीर अब्दुल हमीद हो, चाहे वो एपीजे कलाम हो, चाहे वो ब्रिगेडियर उस्मानी हो, भाई वो वक्फ के पैसे से, वक्फ बोर्ड से नहीं बने थे। कृपया करके इस बात का ड्रामा करना बंद कर दीजिए। हाँ, वक्फ बोर्ड में ऐसा जरूर है कि कुछ बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने वक्फ की जमीनों को बेच डाला और अलग अलग जगहों पर उनको बिखेर दिया, उनका नुकसान कर दिया। और खासतौर पर मैं तो कहना चाहता हूं, मुख्तार अंसारी से जब उत्तर, उनकी औलादों को, प्लीज अरे सुनिए ना, बीच में नहीं बोला ना, मैं आपको बेचैनी क्यों है? उनकी औलादों को शरारत अली को, अरे शरारत अली वो है जो दबाकर बैठे हैं। शरारत अली कौन है बता दे रहा हूँ, शरारत अली कौन है बता दे रहा हूँ आपको। अब सुनिए शरारत अली कौन, प्लीज आप इनको रोक दीजिए, मेरा निवेदन है। आजादी जी रुक जाइए प्लीज, दूसरों को सुना करिए, नहीं बोलना, दूसरों को सुना करिए, थोड़ी सी रुक जाइए। शिवम बोलिए, अपनी बात पूरी करिए। हमें ही छुपाना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कहने की ईदगाह की, सुनिए प्लीज आप इनको रोक दीजिए, चिल्लाना नहीं है मुझे, मैं कोई लाभ नहीं, मैं आजादी जी आगे से ना बोलूंगा, जब आपको बोलूं तभी बोलिएगा, नहीं तो आवाज डाउन करवा ईदगाह जब आपके ऑर्डर के हम वो यहाँ मोहताज नहीं बैठे। ठीक है, उत्तर प्रदेश, थैंक, अरे मोहताज नहीं बैठे हो तो मोहताज रो क्यों रहे हो फिर? इतना सुनो ना जरा। उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी पर जब रेड हुई, जब वहां पर जांच हुई, तो पता चला कि शाही, आप तो हमारे हक छीन लो। प्लीज सिर्फ शिवम की आवाज ऑन एयर जा रही है पीछे। मेरा निवेदन है आपसे,
थैंक यू। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, आप कह रहे हैं ना कि क्या चल रहा है, कौन दबा रहा है लोग, खास तौर पर मुख्तार अंसारी के केस में जब मुख्तार अंसारी पर जांच बैठी और उसकी प्रॉपर्टीज का पता चला कि शाही ईदगाह की 4.5 एकड़ लैंड जो है मुख्तार अंसारी जो है अलग अलग लोगों को, बिल्डर्स को बेच चुके हैं, दे चुके हैं, उसके पैसे ले चुके हैं। और खास तौर पर मैं बात करूंगा तो गाजीपुर में 30 से ज्यादा ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जहां पर जांच में पता चला कि वो वक्फ की थी, मुख्तार अंसारी दबाकर बैठे हुए। ऐसे हजारों मुख्तार अंसारी हैं इस देश में जो वक्फ की लैंड को दबाकर बैठे हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि जो इलियासी मेरे सामने बैठे हुए हैं ये भी वक्फ की लैंड दबाकर बैठे हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हैदराबाद में जो एक सांसद है वो भी दबाकर बैठे हो। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और है ऐसा, मैं कहता हूं ना, दिल्ली में खास तौर पर अगर मैं ताज मानसिंह की बात करूं, एनडीएमसी के अंतर्गत आता है, 150 करोड़ रुपए किराया देता है वो साल का। और ताज जो विंडसर में है, बैंगलोर में जो होटल है 5 स्टार, वो देता है 50,000 रुपए उस प्रॉपर्टी के। कहां जा रहा है भाई ये पैसा? इस पैसे का जरा हिसाब दे दो मुझे, कहां है ये? नहीं, अब जो बातें शिवम ने कोट की है तारिक खान, मैंने इसीलिए सवाल पूछा था आपसे पहला। अब रुक जाइए शिवम, आपने जो कोट किया, मैंने इसीलिए पहला सवाल पूछा था कि धार्मिक आजादी का अधिकार छिन रहा है या फिर कब्जाधारियों का अधिकार छिन रहा है, और कैसे वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा होता था। मुख्तार अंसारी उसका जीता जागता उदाहरण था, और कहिए तो 10 उदाहरण मैं भी गिना दूं। और इसीलिए सबसे ज्यादा बेचैनी है। और इसीलिए जब फैसला आ गया कि भाई देखो चिन्हित करो कहां कहां अवैध घोषित है, कहां क्या खेल चल रहा है, तो सबसे पहले आपकी पार्टी को दिक्कत हो गई। एक तो पहली बात कि किसी का नाम लेकर शराफत अली और बदमाश अली कहने पर मुझे बड़ा एतराज है। अच्छा, क्योंकि अभी अगर मैं कहूं, नहीं किसी ने भी अगर कहा, शराफत अली नाम है, शरारत अली भी नाम है, कुछ भी नहीं। देखो एंकर महोदय, इनकी यही दिक्कत है। मैंने बीच में बोला नहीं है, चुपचाप से सुन लीजिए, रिक्वेस्ट है। अब मैं अगर ये कहूं कि ये बदमाश त्यागी है, आपको दिक्कत है, और शरीफ त्यागी है, कोशिश कर रहा हूं। नहीं, बीच में नहीं चाचा, बीच में बदमाश कोई नाम नहीं है, किसी का नाम लेते, अरे नहीं, किसी को भी इस तरीके से कहना, अली लगाना। भाई अच्छा एक चीज बताइए, शरारत अली नाम है कि नहीं है? शराफत अली नाम होता है कि अच्छा रुकिए शिवम प्लीज, शिवम रुक जाइए, तारिक खान को अपनी बात पूरी करने दीजिए। शिवम रुक जाइए प्लीज रुक जाइए। अरे तारिक भाई, आप गजब एटीट्यूड में आते हैं, मतलब मुख्तार का नाम लिया तो भाग जाएंगे। रुक जाइए, मुख्तार शरारती था, शराफत नहीं भरी हुई थी उसके अंदर, तो रुक जाइए। मैं शिवम त्यागी को रोक रहा था कि आपकी बात पूरी हो जाए। लाइए भाई तारिक खान को, रुक जाइए। कोई बदमाश है तो उसको बदमाश अली कहोगे आप उसको? यहाँ चले गए तारिक खान, ओहो, बदमाश अली कहोगे आप? अच्छा, तो मुख्तार शरीफ था क्या? अरे भाई ये दोनों नाम होते हैं, इतना नाराज नहीं, मुख्तार को क्या करें? नहीं, मुख्तार को क्या नाम दे? अरे मैं तो कह रहा हूँ नाम नहीं होते हैं क्या? मेरे गांव में नाम है भाई, आपसे ज्यादा मुस्लिम मेरे आसपास रहते हैं। मैं बताता हूँ आपको कितने नाम है, क्या दिक्कत है भाई नाम में? अब नाम में भी दिक्कत होगी। अरे कुछ भी कहिए, एक मिनट शिवम रुक जाइए, शिवम रुक जाइए। अरे सुनिए हजारी जी, आप कोई हिंदू अगर अपराधी है जो नाम दे दीजिए सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो नाम मुख्तार अपराधी था, वो शरारती था, वो शरीफ नहीं था, उसने इस समाज में अपराध किया। अब हम कह देंगे आप आसमान छूने लगोगे, इसलिए उतना ही बोलो जितना आप सह सको। नहीं क्या सहनी हमें आप सह नहीं पाओगे। क्या धमकी दे रहे हैं? क्या सहनी धमकी दे रहे हैं क्या? जुमले हाँ ये धमकी है। अच्छा, तो सर आपकी धमकी ऐसे झाड़ रहा हूं मैं। सुनिए हजारी जी, आपकी धमकी ऐसे झाड़ रहा हूं, तो आप अपनी धमकी अपने पॉकेट में रखे रहिए, और मेरे सामने धमकी वाली भाषा तो बिल्कुल इस्तेमाल मत करिए। सुनो, मेरे सामने हुआ होगा किसी और के लिए। अच्छा, शिवम त्यागी के लिए हो गया, हमारे लिए नहीं हो। ये औरंगजेब है, जेब में रखते ये पांडे जी औरंगजेब है। रुक जाइए, ये औरंगजेब है, औरंगजेब नहीं, ये तालिबानी सोच के लोग हैं सर। अरे कोई औरंगजेब नहीं है, वही सोचा है। अब रुक जाइए, वही सोचा है जो बोलेंगे बांट देंगे, जगदीश जी, ये खेल धमकाना बंद हो गया। ये खेल का पर्दाफाश हो रहा है जी। मुख्तार जिसको कोट किया शिवम ने, एक उदाहरण, और उदाहरण इतना कि उसने कितनी जगहों पर कब्जा किया, कई सारे केसेस थे उस पर। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने यूपी के उस पर केस किया था। राकेश पांडे जी, सही मायने में तो कब्जों की तो लड़ाई 12 साल से चल रही है। कोई देश पे कब्जा कर रहा है, कोई विदेश में कब्जा कर रहा है, कोई वक्फ बोर्ड पे कब्जा कर रहा है। कब्जे की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी का दर्द समझ में आ रहा है कि उनको दर्द है कि ताज मानसिंह होटल 160 रुपए में जा रहा है, इनके हाथ में क्यों नहीं आ रहा। कहने के मैं समझता हूँ जो सबका साथ और सबके विकास की बात करते हैं, आज देश गलत मान गए, कब्जा हो रहा था वक्त में, तो मान गए तो ले लो ताज मानसिंह जाके। योगी ने नहीं, आप जैसा बता रहे हैं तो मान के लिए माने तो सही, तो आपकी क्या नियत है? माने तो सही, उस कब्जे के ही तो खिलाफ है। मुसलमान की सोचेंगे, आप गरीब मुसलमान की जमीन पर कब्जा होगा, देश के हालात पता है, तो हम बीच में हैं। क्या रेल नहीं होंगे की जमीन से जा रही है, रेल अडानी को दे दिया आपने।
भाई समस्या ये है, वक्फ की जमीन कहीं कब्जा तो नहीं रखी नेता कांग्रेस वालों, ये तो बता दो। वैसे भी आपका तो जमीन कब्जाने का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है। ये देश बनाया हमने भाई। नहीं, वो आपका तो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है जमीन कब्जाने का। वक्फ का भी तो नहीं दबा रखा कर रहे हैं। जब किसान धरने पे बैठते हैं तो आप मजाक करते हो। मैं बता रहा हूँ ना, नहीं हमने नहीं दबा रखा भाई। वक्फ का तो नहीं दबा रखा, बताइए ना, वक्फ की कोई जमीन तो नहीं। सही मैं आपको देखता हूँ आए दिन जो है कांग्रेस के पार्टी के बाहर झंडा लेकर पहुंच जाते हो, वक्फ का तो जमीन नहीं दबा रखी। सारी संपत्तियां ढूंढे। जगदीश जी लड़िए मत, लड़िए मत, प्यार से बात करिए। आपको तकलीफ है भाई, जगदीश जी अडानी की नजर पड़ गई है वो की जमीन पर आप लोगे। ठीक है, लड़ना थोड़ी ना है। ठीक है, अच्छा रुक जाइए, आप सभी लोग रुक जाइए, रुकिए जगदीश जी, हो गया, तारिक खान आ गए हैं, रुक जाइए, कोई बीच में नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ पीसीआर तारिक खान की आवाज ऑन एयर जाएगी। अब तारिक भाई, यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने केस किया था मुख्तार अंसारी पर, ईडी सीबीआई का प्रोब, मऊ ईदगाह का लैंड स्कैम है, गाजीपुर का ग्रेवयार्ड इंक्रोचमेंट का मामला है। सुन लीजिए सवाल सर, कोई बीच में आपके नहीं आएगा। वाराणसी वक्फ प्रॉपर्टी फ्रॉड है, फेक सेल डीड सामने आई थी। तो सर दो बातें हैं, हाँ कोई नहीं आएगा, आपको 1 मिनट अनइंटरप्टेड मिलेगा। सवाल पूरा सुनिए, सवाल पूरा सुनिए। या तो आप साबित कर दीजिए, या तो आप साबित कर दीजिए कि धार्मिक आजादी का अधिकार छीना गया, या तो आप साबित कर दीजिए कि मुख्तार निर्दोष था इन सब मामलों में। दोनों में से कोई एक साबित करिए, 1 मिनट कोई बीच में नहीं आएगा। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ये शो आपका स्पेशली शिवम त्यागी के लिए है। नहीं सबके लिए त्यागी बोलेगा और हम लोगों के सर पे डोंट बी पर्सनल तारिक भाई, डोंट बी पर्सनल। यहाँ पर मैं अपने मंच का इस्तेमाल किसी के पर्सनल एजेंडे के लिए नहीं होने दूंगा। अगले 1 मिनट रुक जाइए। भारतीय जनता पार्टी का नेता आपके शो पे बोलेगा, मुझे 1 मिनट पीसीआर सबकी आवाज डाउन करेंगे, सिर्फ तारिक खान की आवाज ऑन एयर रहेगी अगले 1 मिनट के लिए। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। देखिए ये काउंटडाउन चल रहा है और देश देख रहा है कि कोई बीच में नहीं आएगा। बोलिए 1 मिनट। बिल्कुल, मैं मौन रहूंगा क्योंकि सिर्फ शिवम त्यागी का ये शो है, भाजपा का शो है, आपका शो है। आप एडवांटेज देते हैं, मैं अपना विरोध अब से अपना मुंह बंद करके जताता हूं। आप शिवम त्यागी को मेरा टाइम दे दीजिए जैसे आप हमेशा देते रहे। करे रहिए सर, ये ड्रामा देश देख रहा है। मुख्तार का नाम आ गया तो मुंह बंद कर लिया। मुख्तार का नाम आ गया, कोई बीच में नहीं आएगा। पीसीआर सिर्फ तारिक खान की आवाज ऑन एयर रखिएगा और मेरी ये 1 मिनट मैं सिर्फ तारिक खान से बातचीत करूंगा। मतलब मुख्तार का नाम आ गया तो मुंह बंद कर लिया। ये हालत हो गई है। ये ड्रामा चलेगा क्या टेलीविजन स्क्रीन पर कि मुंह बंद कर लेंगे? मुख्तार ने ग्रेवयार्ड में इंक्रोचमेंट किया, वाराणसी में फेक सेल डीड की बात आई तो तारिक खान जो है मुंह बंद करके बैठ गए। क्यों भाई? वक्फ की अवैध संपत्तियों का चिट्ठा खुलना शुरू होने वाला है तो आप मुंह बंद कर लेंगे। यह हालत आ गई है। ये देखिए 1 मिनट 4 सेकंड हो गए। 1 मिनट 4 सेकंड मैंने इन्वेस्ट किया, बर्बाद किया या क्या किया ये देश की जनता तय करेगी। लेकिन मैंने ये 1 मिनट दिया था तारिक खान जी को कि वो सवाल का जवाब दें। लेकिन मुख्तार अंसारी का नाम आया, बड़ी मजबूरी है भाई, क्योंकि मुख्तार के बेटे ने कहा था पिछले चुनाव में आने दो सफाइयों का शासन, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो वक्त इतना ही है। लेकिन तारिक भाई समय जाया मत किया करिए, भागिए नहीं। मुख्तार या किसी भी दूसरे अपराधी या जितना गड़बड़ झाला हुआ उसका जवाब तो देना होगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।